नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षक गण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू 2016 के लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला होती है और जिसमें आप सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सवाल और जवाब दोनों आपको दिए जा रहे हैं। तो भाग 64 आपके पूरे हो चुके हैं, भाग 65 वहाँ लेकर आए हैं, जिसमें हम 64वें भाग का आपको प्रश्न के जवाब बताएंगे। इसके बाद फिर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होता है। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है और जो 2020 में टीजीटी पीजीटी जो विज्ञप्ति आई है उसके लिए जो छात्र और छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करवाई जाएगी। आपका पेपर जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मार्च के लास्ट या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका सुनिश्चित लगभग हो सकता है और वहीं पर पेपर भी लगभग हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ये प्रश्न जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पूरा प्रश्न कलेक्ट करते रहिए और जो इंटरव्यू के लिए है उनके लिए भी, और जो शिक्षक अभी बनना चाहते हैं जिनको अभी 2020 की वैकेंसी में शामिल होना है वो। तो टीजीटी इंटरव्यू शुरू हो चुका है। आज से 6 तारीख यानी आज से शुरू हो चुका प्रवक्ता का, और 10 से फिर शुरू होने वाला है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है आपको देता रहूँगा मैं, कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो टीजीटी में तो पीजीटी में तो कम लोग हैं, कुछ लेट लटेफी मिल सकती है अपडेट, लेकिन जो टीजीटी में उसमें आपको समय समय से मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जो आपको बताने हैं और फिर आपको जवाब देने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि दूसरों का अगर भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, हो सकता है एक सब्सक्राइब करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, ना पैसा लग रहा है ना आपका समय लगेगा, बस आपको हल्का सा टच करना है, वो तो आपके ऊपर है। तो चलिए अब चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया है, विशिष्टांग निरूपण किसे कहते हैं। जी हाँ, विशिष्टांग निरूपण, इसके पहले हम आप लोग को बताए थे सर्वांग निरूपण यानी जो सभी अंगों का निरूपण यानी विवेचना करे, और आज लेकर आए हैं विशिष्टांग निरूपण का मतलब है विशिष्ट धन अंग बराबर होता है विशिष्टांग, यानी जो विशिष्ट अंगों का किसी एक अंग का, जैसे आपका है रस, छंद, अलंकार इत्यादि जो कुछ है, इनमें से अगर आप कोई एक अंग का आप निरूपण विवेचन करते हैं तब उसी को विशिष्टांग कहा जाता है। इसमें जैसे आपके देख लीजिए एक वाले हैं जैसे मतिराम हो गए, अलंकारवादी जैसे देख लीजिए केशवदास हो गए, रसवादी कवितोष हो गए, तो ये सब विशिष्टांग निरूपण में आपके आते हैं। ठीक है, तो इसी को विशिष्टांग निरूपण कहा जाता है। पहले तो सर्वांग में आएंगे फिर विशिष्टांग, दोनों में आते हैं। फिर दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख संप्रदाय बताइए। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख संप्रदाय 5 हैं, आप लोग जान रहे हैं 5 हैं, तो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। पहला है वल्लभ संप्रदाय, पहला मतलब कोई भी कर सकते हैं, तो वल्लभ संप्रदाय। दूसरा आपका है राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ अलग है और राधा वल्लभ अलग हैं। तीसरे आपके हैं हरदास तीसरा आपका है निम्बाड़ संप्रदाय, और चौथा आपका है गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। पांचवा आपका है सखी संप्रदाय, सखी या हरिदासी या टट्टी 3 संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये 5 संप्रदाय आपके प्रमुख हैं कृष्णाश्रयी शाखा के। तो वल्लभ संप्रदाय के कौन हैं
प्रवर्तक तो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। राधा वल्लभ के प्रवर्तक संप्रदाय के तो हित्य हरिवंश हैं। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। और सखी या हरिदासी संप्रदाय के हरिदास हैं, स्वामी हरिदास जी हैं। तो पांचों संप्रदाय आपके प्रमुख हो चुके हैं। तो आपको सभी संप्रदाय आपको याद कर लेना है, किसका संप्रदाय कौन सा है, ये किस संप्रदाय किस शाखा के संप्रदाय हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुलसी जी के जीवन के बारे में जानने का स्रोत क्या है? तो जानने का स्रोत आपको अगर पूछते हैं कि जानने का स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं किताब है, पुस्तक है। तो जानने का स्रोत यही हो सकता है, ठीक है। अब तब उसमें बताएं कौन सा पुस्तक है, तो आप बता सकते हैं। जैसे रघुबर दास का आप सुने होंगे नाम, बहुत पुस्तक है रघुबर दास, जिन्होंने लिखा है तुलसी चरित, तुलसी चरित, रघुवर दास का तुलसी चरित्र है, ठीक है। फिर इसके बाद आचार्य शुक्ल का है, गोस्वामी तुलसीदास है। फिर इसके बाद प्रियादास ने भी लिखा है, नाभादास ने भक्तमाल की, इसमें स्रोत है। मूल गोसाई चरित है। तो आदि इत्यादि स्रोत हैं। तो आपको ये सब स्रोत याद कर लेने हैं, कहाँ से उनका चरित्र के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, पद्मावत की छायाप्रत किस सूफी काव्य को मानते हैं? तो पद्मावत की छायाप्रत ये आपको अगर पूछा जाए तो किस सूफी काव्य को, तो आपको बता देना है चित्रावली। चित्रावली आप बता देंगे, क्योंकि चित्रावली पद्मावत के ही तर्ज पर समझ लीजिए लिखा गया है। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। ठीक उसी तरह से आपके चित्रावली में भी 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखने की परंपरा हुई है। पद्मावत में 2 नायिका हैं, 2 नायिका हैं। आपके चित्रावली में भी 2 नायिका हैं, इसमें नागमती और पद्मावती हैं, और इसमें चित्रावली और कमलावती हैं। इसमें भी अंग्रेजों के द्वीप का, सिंघल द्वीप का वर्णन है, और उसमें भी सिंघल द्वीप का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको छायाप्रत कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपको पूरी तरह से समय आपके पास अब कम है, अब आपको पूरी तरह से एकदम डरना नहीं है, संतुष्ट होके आराम से एकदम बिल्कुल तैयारी में लगिए, इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका। अखरावट का विषय क्या है बताइए? अखरावट का विषय क्या है? तो अखरावट का विषय जो है, अखरावट का विषय देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। जी हाँ, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर कैसी बातें कही गई? सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। और इसका मूल भाव क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति इसमें बताया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति बताया गया है। एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें किस रचना में पूछा जाएगा बताई गई हैं? तो अखरावट में। किसके? जायसी की रचना है अखरावट। छठा प्रश्न है, सुखात्मक रस कौन कौन से हैं? तो सुखात्मक रस आपके 5-6 हैं, जिसमें आपके सबसे पहले सुख वाले हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देख लीजिए, श्रृंगार कैसे लिखा है, ये नीचे वाला आपका रा नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। तो श्रृंगार, तो सुखात्मक में श्रृंगार रस है, श्रृंगार है। हास्य है, लिखावट आज पता नहीं क्यों गड़बड़ हो चुका है, हास्य है। इसके बाद फिर अद्भुत है, वीर है, वीर रस है,
और आपका शांत रस है, ये सुखात्मक रस हैं। और जितने आपके बच रहे हैं वो आपके दुखात्मक रस हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दो प्रकार से बांटा गया है, सुखात्मक और दुखात्मक। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस, ये सब आपके क्या हैं, सुखात्मक रस हैं। अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है? जी हाँ, अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है? तो वर्वय छंद है। इसको आप लोग जानते रहिए, वर्वय। वर्वय छंद है जिसमें 12 और 7 पर क्या होता है, यति होता है। कुल मिला के ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार। तो ये इसमें आपका वर्वय छंद है। अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है? तो वर्वय है। तो आप लोग जानते हैं त्रिलोचन को अवध का किसान कहा जाता है। उन्होंने एक रचना लिखी है अमोला, लिखा है अमोला। क्या लिखे हैं? अमोला लिखे हैं, जिसमें 2700 वर्वय छंद है। 2700 वर्वय छंद है, 2700 वर्वय छंद हैं, इसलिए अवधि में लिखा गया है। अगला है फ्लैश बैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन है? तो फ्लैश बैक शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि आपके हैं गुलेरी जी। कौन है? गुलेरी। कौन गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्लैश बैक शैली का, फ्लैश बैक का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में पूर्व दीप्ति भी कहते हैं। पूर्व दीप्ति, पूर्व दीप्ति यानी पूर्व यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अतीत की घटनाएं फ्लैश दीप्त पर होती हैं। ठीक है, अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करने का तरीका है फ्लैशबैक। क्या है? घटनाओं को प्रस्तुत करने का तरीका है जो वर्तमान में कार्रवाई करने से पहले हुआ हो, उसी को फ्लैशबैक कहते हैं। 9वां है लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो लाघव चिन्ह जो है आपका किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया था उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं BA, तो यही आपका लाघव चिन्ह है, जो आप शून्य की तरह है। यही क्या है? लाघव चिन्ह है, BA। लाघव चिन्ह जैसे लिखते हैं कृपया पन्ना पलटिए या उलटिए। ठीक है, तो लिखते हैं, ऐसे कर देंगे, हो गया। तो ये लाघव चिन्ह के प्रतीक है। जिसे BA लिखते हैं, MA लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर वाला लिख देते हैं, तो ये सब लाघव चिन्ह होते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है, बताइए। जी हाँ, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह होता है, जिसको चिन्ह बोला जाता है, चिन्ह। ठीक है, संज्ञा के उस रूप को जिसमें स्त्री या पुरुष के किस जाति का है, ये पता लगाने के लिए लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 10 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं, हम आपको लेकर 10 सवाल जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो आज का सवाल क्या है? पहला सवाल है, नई कविता की विशेषता क्या है? जी हाँ, नई कविता की विशेषता क्या है? दूसरा, किस कवि के कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी गई है? जी हाँ, किस कवि के कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी गई है? तीसरा है,
हिंदी में लिंग और वचन कितने होते हैं, ये भी बताना है आपको। लिंग और वचन कितने होते हैं। चौथा है तुलसी जी के किस रचना में महामारी का वर्णन मिलता है, तो कौन सी रचना है जिसमें महामारी का वर्णन किए हैं तुलसीदास जी, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी। पांचवा है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। छठवां है रहीम दास के रचनाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया। जी हाँ, रहीम दास के रचनाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया, ये भी आपको बताना है। आठवां है सातवां है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में हुई। जी हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में हुई, ये बताना है आपको। और आठवां है नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है। जी हाँ, नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है और किसने चलाया। नौवां है मुंशी प्रेमचंद जी कैसे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी कैसे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है कोई दलित उपन्यास बताइए। कोई दलित उपन्यास बताइए। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न, जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा जवाब। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब समय वो दिन आ चुका है, बस 3 दिन 4 दिन और हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यही कामना है कि आप लोग का कहीं ना कहीं एक सीट जरूर मिल जाए और आप लोग का पहले तो इंटरव्यू अच्छे से होगा तो सीट अवश्य मिलेगी। और आप लोग का इंटरव्यू अच्छे से होगा क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग इंटरव्यू में हैं सभी लोग अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और सभी का कहीं ना कहीं चयन होना पक्का है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।